हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। और आज है 10 अगस्त। आज हम देखेंगे 10 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज का पहला सवाल है, हाल ही में उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सुभाषिस तलपात्रा। दोस्तों, सुभाषिस तलपात्रा को उड़ीसा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया है। ये हैं सुभाषिस तलपात्रा जी, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। न्यायमूर्ति सुभाषिस तलपात्रा को उड़ीसा उच्च न्यायालय के 33वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर दिया गया। पद की शपथ गवर्नर गणेशी लाल के द्वारा दिलाई गई, जिसमें उन्होंने न्यायमूर्ति एस मुरलीधर का पदभार संभाल लिया है। इन्होंने किसे रिप्लेस किया है? तो वो न्यायमूर्ति एस मुरलीधर को रिप्लेस किया है। यह 2 महीने से कम की अपेक्षाकृत छोटी अवधि के लिए मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं, जो 3 अक्टूबर 2023 को सेवानिवृत्ति के साथ समाप्त हो जाएगा। तो इनका कार्यकाल कितने दिन का होगा? 2 महीने से भी कम का है। ठीक है, इनकी सेवानिवृत्ति 3 अक्टूबर 2023 को हो जाएगी। बात कर लेते हैं उड़ीसा राज्य की। इसकी राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, राज्यपाल हैं गणेशी लाल, लोकसभा सीट है यहाँ से 21 और राज्यसभा सीट है 10। देख लेते हैं अन्य राज्यों के मुख्य न्यायाधीश को भी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? प्रिंटिकर दिवाकर। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? धीरज सिंह ठाकुर हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वो हैं टी.एस. सुगनमन। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो सतीश चंद्र शर्मा हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने गृह लक्ष्मी योजना 2023 शुरू की है? दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी और सी दोनों। यहाँ पे दोनों ऑप्शन में एक ही स्टेट का नाम प्रिंट हो गया है, तो आप लोग जान लीजिए कि इसका सही जवाब है तेलंगाना। तो यहाँ बी और सी ऑप्शन दोनों सही हैं। दोस्तों, गृह से ही पता चल रहा है कि यह योजना जो है ये घर बनाने से संबंधित होगी। ठीक है, 2023 में तेलंगाना सरकार गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत करने जा रही है, जो SC, ST और OBC है। दोस्तों, ये BC नहीं है, OBC समुदाय की महिलाओं के लिए एक वित्तीय सहायता कार्यक्रम है, ताकि उन्हें उनके घर का निर्माण करने या सुधारने में मदद मिल सके। इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को एक मुफ्त सहायता राशि के रूप में 3 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। तो इसका सही जवाब है तेलंगाना सरकार। जान लेते हैं तेलंगाना के बारे में। इसकी राजधानी है हैदराबाद, मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, राज्यपाल हैं यहाँ के तमिलन सौंदरराजन, लोकसभा सीट है यहाँ से 17 और राज्यसभा सीट है यहाँ से 7। तो याद रखिएगा, गृह लक्ष्मी योजना तेलंगाना सरकार ने लॉन्च की है। देख लेते हैं राज्यों की कुछ प्रमुख योजनाओं को, जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। अधिगम योजना किस सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। और इस योजना का उद्देश्य हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की शैक्षिक उन्नति और IT फील्ड में उनकी रुचि को एवं टैलेंट को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए किया गया है। ठीक है, और इसमें क्या किया जाएगा? इसमें टैबलेट और इंटरनेट डाटा प्रदान करके उन्हें और ज़्यादा सुविधाओं से लैस करने का प्रयास किया जाएगा। तो अधिगम योजना हरियाणा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये आप लोग याद रखिएगा। दीदी सुरक्षा योजना किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह पश्चिम बंगाल के द्वारा लॉन्च किया गया है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? इसको हम दीदी सुरक्षा कवच अभियान भी बोल सकते हैं। और इसका उद्देश्य क्या है? तो यह पंचायत स्तर पर होने वाले घोटालों को रोकने के लिए चलाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है नीलगिरी तहर परियोजना। ये किस राज्य ने चलाया है? तो यह तमिलनाडु राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, तमिलनाडु का जो राजकीय पशु है, ठीक है, वो है नीलगिरी पशु। और इस योजना का क्या उद्देश्य है? इस योजना का उद्देश्य यह है कि राजकीय पशु के संरक्षण, उसके हैबिटेट के विस्तार और जनता के बीच जागरूकता फैलाने के लिए यह योजना लॉन्च की गई है। और इसमें लगभग 10 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ठीक है, नीलगिरी पशु को संरक्षित करने के लिए।
नेक्स्ट है परवाज योजना। ये कहाँ लॉन्च की गई है? तो ये जम्मू कश्मीर में लॉन्च की गई है। परवाज योजना को अगर हम पूरी तरह से बोले तो इसका पूरा नाम है परवाज मार्केट योजना। ये किस लिए बनाई गई है? पहली बात तो ये जम्मू कश्मीर में लॉन्च की गई है, लेकिन ये बनाई किस लिए गई है, किस लिए लॉन्च की गई है? तो ये जम्मू और कश्मीर से कृषि और बागवानी की खराब होने वाली वस्तुओं के शिपमेंट के लिए बाजार लिंकेज के समर्थन बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया। इसके अंतर्गत सरकार एयर कार्गो की मदद से खराब होने वाले फलों को ले जाने के लिए माल ढुलाई शुल्क पर 25% की सब्सिडी देगी। तो दोस्तों इन योजनाओं को आप याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। दोस्तों ऑनलाइन स्टडी पॉइंट ले आया है आप सभी के लिए 15 अगस्त के दिन बहुत ही बढ़िया रिवीजन क्लास लाइव में, जो 15 अगस्त के दिन शाम को 7 बजे उदित सर स्वयं लेंगे और नॉन स्टॉप वन लाइनर क्वेश्चंस का एक बहुत ही संग्रह होगा जिसमें 1000 क्वेश्चंस को शामिल किया गया है, जो जीके जीएस का महामैराथन के नाम से शुरू किया जाएगा। तो दोस्तों आप इस सीरीज़ को ज़रूर देखें और 15 अगस्त के दिन शाम को 7 बजे ज़रूर इससे देखें, इससे आपका पूरा जीके जीएस लगभग रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करें और 15 अगस्त के दिन आप इस वीडियो को ज़रूर एंजॉय करें। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने होमोसेक्सुअलिटी शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इराक। दोस्तों इराक ने होमोसेक्सुअलिटी शब्द को बैन कर दिया है और जेंडर शब्द को भी बैन कर दिया है। इन्होंने कहा कि समलैंगिकता शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसकी जगह पे सेक्सुअल डिवाइंस का प्रयोग किया जाना चाहिए। यानी होमोसेक्सुअलिटी वर्ड को बैन करते हुए इन्होंने सेक्सुअल डिवाइंस शब्द को प्रयोग किए जाने के लिए ऑर्डर किया है। इराक की सरकार ने होमोसेक्सुअलिटी को लेकर बड़ा और कड़ा फैसला कर लिया है। देश के मीडिया रेगुलेटर ने होमोसेक्सुअलिटी शब्द के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। वहां पर सभी मीडिया और सोशल मीडिया कंपनीज को इसको लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। इस आदेश में कहा गया है कि सभी कंपनीज होमोसेक्सुअलिटी की जगह सेक्सुअल डिविएंस का प्रयोग करेंगी। ठीक है, सेक्सुअल डिविएंस का। याद रखिएगा। जान लेते हैं इराक के बारे में। राजधानी है बगदाद, राष्ट्रपति हैं अब्दुल लतीफ़ राशिद, इराक के प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद शिया अल सुदानी और यहाँ की मुद्रा है इराकी दिनार। अगला सवाल है, हाल ही में विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, 9 अगस्त। दोस्तों इसको दूसरा नाम हम विश्व जनजाति दिवस का भी दे सकते हैं। विश्व आदिवासी दिवस या विश्व जनजाति दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 9 अगस्त को। इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? तो इसका उद्देश्य यह है कि विश्व के आदिवासी जनजातियों के अधिकारों की संरक्षण और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इस दिन आदिवासी जनजातियों के योगदान और उपलब्धियों का जश्न भी मनाया जाता है। इस वर्ष जो इसकी थीम रही है वह क्या रही है? इंडिजिनस यूथ एज एजेंट्स ऑफ चेंज फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन। दोस्तों थीम और डेट को आप एक रनिंग नोट में लिखते जाया करिए, क्योंकि डेट्स और थीम अक्सर आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं ताकि आपको याद रहे। इंडिजिनस यूथ एज एजेंट्स ऑफ चेंज फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन। देख लेते हैं अगस्त मंथ के कुछ प्रमुख दिवसों को। 10 अगस्त को क्या मनाया जाता है? विश्व जैव ईंधन दिवस। 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। 19 अगस्त को मनाया जाता है विश्व फोटोग्राफी दिवस। अच्छा दोस्तों आप लोग बताइएगा कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में भेजते रहिए। 20 अगस्त को मनाया जाता है सद्भावना दिवस। दोस्तों जनवरी से जुलाई तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का संग्रह पीडीएफ के रूप में आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हो चुका है, जिसमें सारे करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव रूप फॉर्म में डिस्कस किया गया है और इसमें लगभग 700 से ज़्यादा एमसीक्यूज भी शामिल किए गए हैं, जो हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो दोस्तों आप इन
पीडीएफ्स को परचेज करने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक में क्लिक कर प्राप्त कर सकते हैं और इसकी कीमत है मात्र 59 रुपये। अगर आपको वहाँ पीडीएफ डाउनलोड करने में या पेमेंट करने में कोई भी दिक्कत आती है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और आप अपनी तैयारी को और बेहतर बनाते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। बस यही हमारी शुभकामना है। हाल ही में जापान ने हिरोशिमा परमाणु बमबारी की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 78th। को द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में हिरोशिमा पर परमाणु बमबारी की 78वीं वर्षगांठ मनाई है। 6 अगस्त 1945 को अमेरिकी बम वर्षक एनोला गे ने जनसंख्या केंद्र पर दुनिया का पहला परमाणु बम गिराया था। हिरोशिमा पर जो अमेरिकी परमाणु बम गिराया गया था उसका उपनाम लिटिल बॉय रखा गया था। दोस्तों ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हिरोशिमा पर अमेरिकी परमाणु बम गिराया गया था उसका क्या नाम था, तो लिटिल बॉय नाम था। ठीक है, 3 दिन बाद अमेरिका ने नागासाकी पर दूसरा बम गिराया था। बात कर लेते हैं जापान देश की। इसकी राजधानी है टोक्यो, प्रधानमंत्री है फूमियो किशिदा, यहाँ की मुद्रा है जापानीज येन। और बात करें अमेरिका की तो इसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी, राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन और मुद्रा है यूएस डॉलर। नेक्स्ट है स्टार लैब स्टेशन वोयाजर स्पेस और किस संस्था का संयुक्त उद्यम है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एयरबस। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन 2028 से 2030 तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के साथ अपने संचालन के अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है। सार्वजनिक निजी भागीदारी के हिस्से के रूप में ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को बदलने की दृष्टि से नासा ने विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए हैं। वोयाजर स्पेस और एयरबस ने स्टार लैब स्टेशन के निर्माण और संचालन के लिए एक संयुक्त उद्यम बनाने की भी घोषणा की है। तो इसका सही जवाब है एयरबस। जान लेते हैं एयरबस के बारे में। इसकी स्थापना हुई थी 1970 में। इसका मुख्यालय है टोलस, फ्रांस। सीईओ हैं फैब्रिक ब्रेगियर। नेक्स्ट है किस राज्य की विधानसभा में हाल ही में समान नागरिक संहिता के विरोध में एक प्रस्ताव पास किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केरल। समान नागरिक संहिता का नाम होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड एक लॉ टर्मिनोलॉजी है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे हमारे यहाँ क्रिमिनल प्रोसीजर सभी व्यक्तियों के लिए बिना धर्म, बिना लिंग, बिना किसी आधार पर भेदभाव किए सभी के लिए एकीकृत रूप से लागू किया गया है, उसी प्रकार हम उनके पारिवारिक संबंधी मामलों के लिए भी सिर्फ एक कानून लागू करें जो सभी पर बिना किसी भेदभाव के लागू हों। उसे हम नाम देते हैं समान नागरिक संहिता। ठीक है, और आजकल बहुत ही चर्चा में है, समान नागरिक संहिता पर बहस छिड़ी हुई है, हम सभी देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। तो इसी के रिगार्डिंग केरल में एक के यूसीसी के विरोध में एक प्रस्ताव पारित कर दिया गया है और केरल विरोध करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है जो यूसीसी का विरोध कर रहा है। केरल विधानसभा ने सर्वसम्मत से एक प्रस्ताव अपनाया जिसमें समान नागरिक संहिता को राज्य में लागू न करने की बात कही गई है। इस प्रस्ताव में कहा गया कि केंद्र सरकार यूसीसी का मसौदा तैयार करने के ध्रुवीकरण के कदम को छोड़ दे। केरल विधानसभा यूसीसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाली देश की पहली राज्य विधानसभा भी बन गई है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है केरल विधानसभा। जान लेते हैं केरल राज्य के बारे में। इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, लोकसभा सीटें यहाँ से 20, राज्यसभा सीटें यहाँ से 9। नेक्स्ट है ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम किस देश द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भारत। निवेशकों, इनक्यूबेटरों और उद्यमियों के बीच सहयोग स्थापित करने के लिए भारत इस साल एक ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम लॉन्च करने जा रहा है। भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दक्षिण अफ्रीका के साथ वर्चुअली आयोजित 7वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक के दौरान इसकी घोषणा की थी। ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। दोस्तों आप लोग बताइएगा कि G20 की अध्यक्षता इस साल कौन कर रहा है? जान लेते हैं ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स दुनिया की 5 उभरती
अर्थव्यवस्थाओं का संगठन है जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। इसकी स्थापना जून 2006 में हुई थी और शुरुआत में इसके सदस्य कौन कौन थे? ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन थे, लेकिन साल 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका भी शामिल हो गया था। वह कब आयोजित किया गया था? तो वो 2009 में आयोजित किया गया था। और इस साल कौन अध्यक्षता कर रहा है, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगला सवाल है, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 छक्के पूरे करने वाले संयुक्त रूप से दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सूर्य कुमार यादव। ये है सूर्य कुमार यादव। भारतीय बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव T20 में अपने 100 छक्के पूरे कर लिए हैं। वह सबसे कम पारियों में 100 T20 छक्के लगाने वाले खिलाड़ियों की सूची में संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर आ गए हैं। सूर्य कुमार और क्रिस गेल ने 100 T20 छक्के लगाने के लिए 49 पारियां खेली हैं। एविन लुइस इस लिस्ट में अभी भी टॉप पर हैं। आज का आखिरी सवाल है हमारा, देश के शहीद वीर जवानों के सम्मान में कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मेरी माटी मेरा देश अभियान। देश के शहीद वीर जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए देशव्यापी या राष्ट्रव्यापी मेरी माटी मेरा अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान इस महीने की 30 तारीख तक जारी रहेगा। इसमें राष्ट्रीय, राज्य, ब्लॉक और गांव स्तर के साथ साथ स्थानीय शहरी निकायों के कार्यक्रम भी शामिल होंगे। पीएम मोदी ने इस अभियान की घोषणा आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के दौरान की थी। चलिए देख लेते हैं 9 अगस्त के ऑलराउंडर रिवीजन को फटाफट। हाल ही में किसको ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 मिला है? जयेश सैनी। किस भारतीय अमेरिकी को टेस्ला के नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है? वैभव तनेजा। हाल ही में किस राज्य ने एक जिला एक उत्पाद योजना लागू की है? गुजरात। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट रख दिया है? हिमाचल प्रदेश। हाँ, इस वर्ष 10 दिवसीय मालाबार एक्सरसाइज की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया जाएगा? हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में भारतीय रेसलर ने विश्व अंडर 17 चैंपियनशिप में कुल कितने मेडल जीते हैं? 11। T20 क्रिकेट में अर्धशतक जड़ने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? तिलक वर्मा। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का टाइटल क्या है? हल्ला बोल। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं आज के प्रश्न को। हाल ही में किसको ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 मिला है? दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं, आप कमेंट सेक्शन में सही जवाब देते रहिए। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।